सर्वे के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, तो 2 भाग सर्वे के बारे में 2 व्याख्यान में हो चुका है। अब ये उसी का तीसरा भाग समझिए, और लेक्चर सीरीज जो चल रहा है धारावाहिक, उसमें ये आज की जो कड़ी है, ये 18वीं कड़ी, 18th लेक्चर नंबर 18th होगा। तो सर्वे के बारे में बहुत कुछ जानकारी दे चुके हैं, कैडेस्टर सर्वे के ऊपर चर्चा चल रही थी। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। ये सब पहले जो कैडेस्ट्रल सर्वे हो चुका है, जिसका दस्तावेज आज लोगों को मिलता है और उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, या कोर्ट कचहरी में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, या अधिकारी लोग उसको देख करके निर्णय करना चाहते हैं, तो सबके लिए जरूरी है कि उस समय क्या प्रावधान था और उस समय कैडेस्ट्रल सर्वे में कौन कौन सा पेपर बनता था और कैसे बनता था। तो 2 कड़ी में, पिछली कड़ी में आपको बताया जा चुका है, 2 लेक्चर जो हो चुका है। आज उस कड़ी में ये तीसरा लेक्चर है। और ऐसे टोटल जो लैंड लॉ का, भूमि विवाद से संबंधित या भूमि विधान से संबंधित या भूमि से संबंधित, उसकी अगर शुरू से गणना की जाए तो ये 18वां लेक्चर होगा। तो जब सर्वे होता है तो उसमें कौन कौन तरह के पदाधिकारी होते हैं, ये पहले बता दें, बहुत सारे लोग जानते हैं, और समय समय पर उसमें बदलाव भी किया जाता है। तो मुख्य भूमिका होती है, चूंकि ये साइंटिफिक सर्वे है, तो साइंटिफिक सर्वे में जो सर्वे के सिद्धांत को जानेगा, तो सर्वे के सिद्धांत को जानेगा मैंने जो साइंस का स्टूडेंट होगा उसके लिए स्पेशल उसको ट्रेनिंग दिया गया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जहाँ पर मेजरमेंट सिखाया जाता है, त्रिकोणमिति जिसको कहते हैं, तो वो कोर्स इंजीनियरिंग का कोर्स है। जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट सेकेंड ईयर में सर्वेइंग के बारे में उन लोग को बताया जाता है। उसी को अमीन लोग को जो दिया जाता है, तो सर्वे का डिप्लोमा होल्डर उन लोग होते हैं। तो या तो अमीन हो, या सिविल इंजीनियर हो, या सिविल इंजीनियर, ग्रेजुएट इंजीनियर, या डिप्लोमा इंजीनियर हो सिविल इंजीनियरिंग के, उन लोग को इसकी जानकारी रहती है। और जैसा कि मैंने बताया, सर्वे नोइंग एडवोकेट कमिश्नर को भी जानकारी रहती है। तो उनका लिमिटेड दायरा है, वो कोर्ट केसेज में आते हैं। जो सर्वे का काम होता है बीटी एक्ट के अंदर, उसमें वकीलों की सेवा नहीं ली जाती है। वो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो अमीन होते हैं मेजरमेंट करने के लिए, या सर्वेयर, अमीन भी जो नापने का काम करते हैं, तो वो भी एक प्रकार के सर्वेयर हैं। चूंकि उनका अमीन का एक रैंक होता है, इसलिए अमीन हम लोग पढ़ा। अमीन का मतलब जो नाप जोख करे, और उसी को अगर सर्वे के काम में लगाया गया तो सर्वेयर कहलाता है। तो यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको टेक्निकल नो हाउ हो, जिसको जानकारी हो माप करने का, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, जो मेजरमेंट कर सके त्रिकोणमिति के सिद्धांतों के अनुसार, वो हो गया। और दूसरा एक होता है मुनसरीम, जो ऑफिस रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, देखता है। तो पहले कैडेस्टर सर्वे के समय में मुनसरीम लोग होते थे। वो लोग का भी कुछ ड्यूटी बटा हुआ रहता था कि कौन काम मुनसरीम करेंगे, रिकॉर्ड कीप करना, मेंटेन करना। जहाँ कैंप लगा हुआ है सर्वे का, वहाँ पर ये सब उनके कस्टडी में रहता है मुनसरीम के। उसके ऊपर के अफसर हुए कानून गो, उनको वेरिफिकेशन वगैरह करने का उनको अधिकार रहता है। और कानूनगो के ऊपर हो गए रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो रेवेन्यू ऑफिसर्स में बहुत लेडर है। जैसे सबसे नीचे कैटेगरी में हो गए असिस्टेंट सेटलमेंट अफसर, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, उसका सेटलमेंट अफसर, बंदोबस्त पदाधिकारी। उसके बाद अधीक्षक, अधीक्षक जो होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ सर्वे, सर्वे अधीक्षक होते हैं। उनके ऊपर डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट। इस तरह से लैडर बना हुआ है, या हायरार्की ऑफिसर्स की बनी हुई। सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है और सभी की सेवा ली जाती है। अब जब काम शुरू होगा, तब पिछले लेक्चर में बताया गया था कई स्टेज में होता है। तो फर्स्ट स्टेज है मैपिंग। तो मैपिंग का हमने बता दिया था कि पहले मैप बनेगा। तो मैप जब बनेगा तो फील्ड में ही बनेगा। तो फील्ड में कौन जाएगा, तो जो सर्वेइंग के काम करने वाले सर्वे नोइंग लोग हैं, यानी कि अमीन या सर्वेयर या इंजीनियर जो भी हैं, वो वहाँ पर काम करेंगे। अब उसके साथ उनका भी असिस्टेंट होता है। जो नापने का तरीका है, चेन से नापा जाता है। क्योंकि फीता का उतना एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए वो मेटल का बना हुआ चेन है, जिसको कि कड़ी कहते हैं। और उसका नाप भी प्रेस्क्राइब है, अंग्रेजी में उसको लिंक भी कहते हैं। तो गंटर नाम का एक वैज्ञानिक था,
उसी ने उसको इन्वेंट किया था एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, तो इसलिए उसको गंटर चेन, उसी के नाम पर उसको गंटर चेन का। तो टेप से भी नापा जा सकता है, टेप अगर एक्यूरेट है, लेकिन वो सब जगह हर प्रकार के जमीन में टेप का उतना साइंटिफिकली करेक्टनेस नहीं होता है, और हर वेदर में वो काम नहीं कर सकता है। तरह तरह का जमीन है, उस कंडीशन में सबसे सेफेस्ट है चेन। तो चेन को लगाने वाला चेन पुलर लोग कहते हैं, एक चेन हुआ जो रेलगाड़ी में चेन खींचता है, चेन पुल करके गाड़ी रोकता है, तो वो चेन नहीं, उसी तरह का समझिए कि वो भी रहता है, मेटल का चेन बना हुआ, जिसको आप सिक्कड़ भी कह सकते हैं। तो सिक्कड़ दूसरे पर्पस में आता है, तो चेन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, और उसकी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। एक चेन जो होता है, एक लिंक बराबर 8 इंच के आसपास कुछ होता है। तो वो एक कितना 100 चेन मिला रहता है, तो उसको एक जरी बोलते हैं, मतलब 100 लिंक के बराबर एक जरी, तो उसी से मेजरमेंट होता है। तो वो जो चेन लगाता है, 2 व्यक्ति उसके लिए रहता है, वो अलग, वो इम्प्लाई ही होता है जो चेन लगाने का काम करता है और करता है, और बाकी जो सर्वेयर होता है उसके प्रेजेंस में वो चेन लगा करके माप करता है, माप करने के बाद वो बताता है, तो उसको फील्ड बुक में, नोटबुक में वो नोट करता है सर्वेयर। तो चेन वाहक भी उसको कहते हैं, चेन ढोने वाला, चेन लगाने वाला, तो सब स्टाफ होता है, स्टाफ के नीचे होता है, या डेली वेजर भी हो सकता है, या प्यून कैटेगरी का हो सकता है, क्लास 4 का स्टाफ हो सकता है। तो मैपिंग में इतने लोग, तो मैप जब तैयार हो गया तो उसके बाद कलर का काम होता है, कलरिकल जॉब, वो कानूनगो करता है, उसको बोलते हैं खाना पूरी। खाना का मतलब हुआ कॉलम अंग्रेजी में, और पूरी का मतलब उसको पूरा करना। द एक्ट ऑफ फिलिंग अप ऑफ द कॉलम, कौन सा कॉलम, तो उसका खाना पूरी रजिस्टर एक बनाया जाता है, जो टेक्निकल रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड है, और उसमें क्या क्या लिखना है सब कॉलम बना हुआ रहता है। फील्ड के बारे में पूरा जानकारी चाहिए, मतलब जो खेत का नापी चल रहा है उसके बारे में उसको लिखना पड़ता है, या तो कानूनियों करे, या जो नीचे कैडर का जो ये है रेवेन्यू ऑफिसर है, वो उसको देखे, लेकिन उसमें सारा चीज कॉलम को भरना पड़ता है। रैयत का नाम, जमींदार का नाम, चूंकि उस समय जमींदारी थी, उस समय चला था, तो वो सब कॉलम था। आज के तारीख में जो स्पेशल सर्वे हो रहा है, अब जमींदार का परिकल्पना सब खत्म हो गया। अब तो बिहार सरकार और रैयत का डायरेक्ट समझेगा, अब कोई बीच में इंटरमीडिएरी नहीं है। तो अभी जो चेंज आ गया है, वो जब स्पेशल सर्वे एक्ट के बारे में जब व्याख्यान देंगे, उस समय उसको और स्पेसिफिक बताएंगे आज का क्या है। लेकिन पहले की स्थिति इसलिए बता रहे हैं कि ताकि वो समझ करके फिर उसका इसमें कहाँ तक इस्तेमाल होगा ये जानना जरूरी है। और दूसरा ये कि अगर जो कोई लंबित वाद है, या कहीं वाद विवाद न्यायालय में चल रहा है इस संबंध में, तो सही जानकारी रहने से उस पर सही निर्णय दिया जा सकता है। और जो उसका विरोध कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या सही का विरोध गलत वाले कर रहे हैं, या गलत का विरोध सही वाले कर रहे हैं, किसी भी तरह का वाद विवाद जो न्यायालय में लंबित है, तो उसमें जानकारी रहने से उसकी सही सही व्याख्या की जा सकती है, ताकि उसमें न्याय मिल सके लोगों को। तो इसलिए ये जानना जरूरी है। तो खाना पूरी में वो सब नाम वगैरह फील्ड के बारे में, खेत के बारे में लिखा जाता है, भरा जाता है। उसका नापी हो गया तो कितना एरिया है, कौन व्यक्ति है, उसका कौन जमींदार है, एक गांव में कई जमींदार है, तो वो सब उसमें कॉलम बना हुआ है, तो कॉलम को भरना है। तो इसका माने वो एक तरह का दिशा निर्देश है कि आपको क्या क्या देखना है खाना पूरी के समय। और जब देखेंगे तभी, जब खाना पूरी हो गया, तब उसके बाद एक रजिस्टर फिर बनता है, उसको बोलते हैं खसरा रजिस्टर, या खसरा बही भी कहते हैं, या हिंदी में खसरा पंजी भी। तो ऐसे खसरा का मतलब प्लॉट होता है, इसलिए खतियान में भी देखिएगा बहुत सा खसरा नंबर लिखा रहता है, उसको अपभ्रंश में लोग खेसरा भी पढ़ते हैं। तो दोनों बोलचाल की भाषा में खेसरा भी और खसरा, खेसरा खसरा एक ही चीज है, अंग्रेजी में उसको प्लॉट कहते हैं। तो हर फील्ड का एक नंबर दिया जाता है, चूंकि वो मैप बना तो हर फील्ड का नंबर हो गया 1 2 3 4 5 10 इस तरह से। तो खसरा नंबर हो गया तो उसका खसरा बही में लिखा जाता है।
तो खसरा बही में लिखा जाएगा। तो ये क्या चीज है, ये एक रफ इंडेक्स तैयार होता है, कितना खेत है उसका प्लॉट नंबर वगैरह के साथ। तो वो खसरा बही में वो पूरे लैंड का एक रफ इंडेक्स तैयार होता है, वही खसरा पंजी हुआ। वो थर्ड स्टेज में वो आता है। अब फोर्थ स्टेज क्या आता है, जैसे मैप बन गया फर्स्ट स्टेज में, तो उसमें मैप में मेजरमेंट दिया हुआ है। खानापुरी में कॉलम में सब भरा गया, फील्ड का नंबर, नाम और एरिया वगैरह सब भरा गया। खसरा में इंडेक्स तैयार हो गया कि कौन रैयत का कौन सा खसरा है, उसमें आ गया। तब उसको बुझारत, बुझारत का मतलब है कि उसको वेरीफाई करना। कहाँ वेरीफाई करेगा, तो पहले डॉक्यूमेंट को दो, एक हो गया खानापुरी वाला रजिस्टर हो गया, एक खसरा रजिस्टर हो गया, और एक मैप हो गया। ये तीन रिटेन डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। तो ये तीन रिटेन डॉक्यूमेंट के आधार पर उसको वेरीफाई करेगा स्पॉट पर जाकर के। वो कौन करेगा, कानूनगो करेगा। वो फील्ड पर जाके उसको वेरीफाई करेगा या कि बुझेगा, समझेगा। तो एक्ट ऑफ वेरीफाइंग इज कॉल्ड बुझारत। और वो अलग एक वही पर वो सब नोट करेगा वेरिफिकेशन का। तो वो वही अगर तैयार करेगा तो वो वही बुझारत वही कहलाएगा। लेकिन बुझारत वही जिस समय वेस्टिंग के बाद हुआ था, वो बुझारत वही अलग है, ये बुझारत वही अलग है। ये बुझारत जो है ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंतर्गत है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं पर बुझारत का रजिस्टर नहीं भी रहता है सर्वेइंग के टाइम में, वो अपने फील्ड बुक में ही नोट कर लेता है। तो वो यहाँ पर जो उसका फील्ड बुक है उसमें जो नोट कर लिया वेरिफिकेशन के बाद, हो सकता है कुछ वेरिएशन हो, कुछ चेंजेज हो स्पॉट पर वेरिफिकेशन के बाद, तो उसमें एंट्री कर देता है। तो वो वैलिड है, वो स्टैट्यूटरी बुक हो गया, स्टैट्यूट के अंदर या कानून के अंदर उसका कानूनी उसकी मान्यता होगी। लेकिन वो फील्ड बुझारत तो जमीन पर जाकर के जमींदारी उन्मूलन के बाद कर्मचारी करता था। फील्ड बुझारत ये देखने के लिए कि जमींदार ने जिस रैयत के नाम में रिटर्न दिया है उसी का कब्जा है कि दूसरे का कब्जा है। 1 बीघा का रिटर्न दिया है तो 10 कट्ठा है या 2 बीघा है। ये सब जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता था स्पॉट पर कर्मचारी के द्वारा आफ्टर वेस्टिंग ऑफ जमींदारी 55-56 में, जब अंचल कार्यालय बना और अंचल अधिकारी का पोस्ट क्रिएट हुआ उस जमाने का। तो उस समय का वो फील्ड बुझारत था, जिसके बारे में पिछले व्याख्यान में बताया जा चुका है कि वो जो है स्टैट्यूटरी रजिस्टर नहीं है, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एडमिसिबल भी नहीं है, उसका एविडेंसरी वैल्यू भी नहीं। ये सब बता चुके हैं। ये ऑन दी कॉन्ट्ररी, उसके विपरीत ये बुझारत जो है ये अंडर द प्रोसेस ऑफ सर्वेइंग है। उसके अंदर जो समझ सकते हैं इसको, ये बुझारत रजिस्टर का मतलब सीधे समझिए कि फील्ड बुक है, वेरिफिकेशन ऑन द स्पॉट। तो वो एक फील्ड बुक तैयार हो गया। उसके बाद फिर इसका तस्दीक होता है, फर्दर वेरिफिकेशन होता है। उसका वर्ड है अटेस्टेशन। ये 5वां स्टेज हुआ अटेस्टेशन, यानी कि तस्दीक करना, यानी कंफर्म करना। वेरिफिकेशन के बाद उसको कंफर्म करना। तो कहां पर होगा तस्दीक, अब स्पॉट का वेरिफिकेशन तो बुझारत से होके आ गया, बाकी 3 डॉक्यूमेंट बना हुआ है वही है। तो कैंप जहां लगता है सर्वे का, जिस एरिया में सर्वे होता है, तो कहीं पर मान लीजिए कि 4-5-6 विलेज या 10 विलेज में एक साथ चल रहा है, तो एक सेंटर प्लेस में या जो प्रोमिनेंट प्लेस है, जो कन्वीनियंट प्लेस है, वहां पर सर्वे का कैंप लगता है और सारे ऑफिसर्स वहीं रहते हैं। वो टेम्पररी ऑफिस वहां पर स्टार्ट हो जाता है जब तक सर्वे की कार्रवाई, क्योंकि सर्वे जब निर्धारित किया गया था कैडेस्टर सर्वे में, तो 5 ईयर्स प्लान होता था, टोटल कंप्लीट होने में 5 साल लगता था। तो उसमें बटा हुआ था कि पहला साल में मैपिंग होगा, दूसरा साल में ये खानापुरी होगा, तीसरा साल में खसरा बही बुझारत होगा, चौथा साल में ड्राफ्ट बनेगा, 5वां साल में फाइनल पब्लिकेशन होगा। तो टाइम लिमिट भी दिया रहता था, कहीं जल्दी भी हो गया, कहीं लेट भी हो जाता था, लेकिन टारगेट वही रखा जाता था स्टेज बाय स्टेज, ताकि सभी को सुनना है और सभी को देखना है और माइन्यूटस डिटेल में जाते हैं, हर बात को देखना उन लोग का उत्तरदायित्व होता है। कानून में और रूल में ऐसा बनाया हुआ था। तो वो अटेस्टेशन कैंप में होता है। तो कैंप या तो गांव से बाहर हो, जहाँ नहीं तो जो नियरेस्ट गांव है या जो बड़ा गांव है वहीं पर वो कैंप लगता था गांव में, और रेवेन्यू ऑफिस एक तरह से वो टेम्पररी ऑफिस वहां पर वर्क करता था।
अगर मान लीजिए कोई बहुत शहर से नज़दीक है और शहर में पहले से है उसकी व्यवस्था, तो वहाँ भी हो सकता है। तो उसका पहले से नोटिफिकेशन होता है या उसका पहले से डायरेक्शन, दिशा निर्देश जो है डायरेक्टर सर्वे के यहाँ से या सर्वे सुपरिटेंडेंट के दिशा निर्देश के हिसाब से वहीं पर वो कार्यरत होता है। तो वहाँ पर सभी बैठते हैं, वहाँ पर कानूनगो भी रहते हैं और जो रेवेन्यू पदाधिकारी होते हैं वो लोग रहते हैं और मुंसरिम भी रहते हैं। तो जितने ऑफिशियल स्टाफ हैं सब मिल के उसको फिर से वेरीफाई करते हैं। जब वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ी हुआ तो उसको सुधार कर देते हैं अपने स्तर से, और सुधार करने के बाद क्या होता है, तब खतियान बनता है। खतियान आप लोग सभी लोग देखे हैं, सभी लोग जानते हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो खतियान बना तो फाइनल नहीं होता है, इसलिए उसको ड्राफ्ट खतियान बोलते हैं। तो जब ड्राफ्ट खतियान बनते हैं तो सब में नियम बना हुआ, उतना डिटेल में नहीं बताएंगे, मोटा मोटी जानकारी देंगे। खतियान बनता है तो खतियान हर स्टेप में कुछ समय दिया रहता है। जैसे खाना पूरी हुआ तो खाना पूरी जब हो गया तो खाना पूरी रजिस्टर जो है वो देखने के लिए पब्लिक को, उस गांव के जो लोग हैं जिनको देखना है कि सही सही एंट्री हुआ है कि नहीं, तो उनको समय दिया जाता है। कहीं 1 महीना समय प्रेस्क्राइब है, कहीं 2 महीना प्रेस्क्राइब है, कहीं 15 दिन पर, इस तरह से कुछ कुछ समय दिया रहता है। और उस बीच में हर स्टेज में ऑब्जेक्शन करने का प्रावधान है कि उसको आप वहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो कब कैसे सुधार होगा वो सब पहले से भी होते आ रहा है इस स्टेज में, लेकिन फाइनली जब ड्राफ्ट खतियान बन जाता है तब स्पेशली एक पीरियड होता है 1 महीना का, वो स्टैट्यूटरी है कि उसमें हर रैयत को ये अधिकार है कि अपना ऑब्जेक्शन रेज करे। एरिया गलत हो गया है, प्लॉट नंबर गलत हो गया है, चौहद्दी गलत हो गया है, नाम गलत हो गया है, बाप का नाम गलत हो गया है, किस्म जमीन गलत हो गया है, लगान ज़्यादा लिखा गया है, लगान कम लिखा गया है, पेड़ बगात के बारे में नहीं लिखाया है, कोई भी आपत्ति किसी भी तरह का हो उसके बारे में वो वहाँ पर अपना ऑब्जेक्शन दे सकता है। तो जहाँ पर उसके ऑब्जेक्शन से कोई ऐसा विवाद खड़ा होता है जिसमें कि दूसरा पक्ष उससे ग्रसित हो सकता है, यानी कि 2 पक्षों के बीच का विवाद अगर उत्पन्न हो जाता है तो उसको तनाजा बोलते हैं, यानी कि डिस्प्यूट अंग्रेजी में। तो जब डिस्प्यूट कोई करता है तो उसमें एक पार्टी विपक्षी हो जाता है, एक पार्टी आवेदक हो जाता है। तो वो जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो तनाजा दे रहा है और जिससे वो एग्रीव्ड है, यानी कि उसका जो विरोधी पार्टी, विपक्षी पार्टी हो गया, तो उसको सूचना देना जरूरी है। बिना सूचना दिए हुए, उसको सुने हुए नहीं कुछ आदेश हो सकता है। तो इसीलिए उसको एक तनाजा का केस नंबर देना पड़ता है। एक सिंपल एप्लीकेशन, उसका कोई फॉर्मेट नहीं है। पहले तो कुछ फीस भी नहीं लगता था, बाद में कुछ मामूली पिटीशन का जो टिकट होता है उसका 1 आना 2 आना उस जमाने में लगता था। तो उस पर तनाजा वाला पिटीशन फाइल किया, हाथ से ही लिख के लोग दे देते थे। वहीं पर कम पढ़े लिखे लोग हैं जो, या किसी से वहीं पर कोई मुंशी रहा, कोई वहाँ का स्टाफ से भी कहा कि हमको लिख दीजिए, तो तनाजा का एप्लीकेशन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का जो भी है 1 पेज में लिख के दे दिया। उस पर केस नंबर दर्ज हो गया। विरोधी पार्टी चूंकि गांव में ही कैंप है तो उसको उसी समय बुला लिया गया, या कैंप में अगर वो वहाँ उपलब्ध है तो तुरंत पिटीशन फाइल हुआ। तुरंत अगर साइड को कहा गया कि ऐसा इनका ऑब्जेक्शन है, आपको कुछ लिख के देना है, तो लिख के दिया, नहीं तो मौखिक कहा और उसका ऑन दी स्पॉट तुरंत उस पर फैसला हो गया। किसी किसी केस में मान लीजिए नोटिस देना पड़ा, बुलाना पड़े, तो 2-4 दिन 10 दिन लग गया, ये अलग बात है, लेकिन ऑलमोस्ट स्पॉट पर डिसाइड हो जाता है। तो तनाजा का यानी कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट हो गया, डिस्पोजल हो गया, तब एक बार फिर उसका जांच होता है, तब एक फाइनल वेरिफिकेशन होता है, वो ऑफिस लेवल पर होता है। तो फाइनल वेरिफिकेशन में जितना एंट्री वगैरह हुआ और तनाजा का जो आउटपुट आया, जो रिजल्ट आया, उसके हिसाब से उसको सब जैसे फाइनल करेक्शन करने के बाद तब वो ड्राफ्ट खतियान है, तब वो फाइनल माना जाएगा। तब फाइनल खतियान पब्लिश्ड होता है, और जब फाइनल खतियान पब्लिश्ड हो गया तब उस पर सेटलमेंट ऑफिसर प्रमाण पत्र देता है कि record of right finally prepared and published on such and such date under section 103 BT Act। तो खतियान का क्या कानूनी महत्व है ये तो अलग विषय है, और उस पर जब बीटी एक्ट का लेक्चर आएगा तो और डिटेल में बताएंगे। अभी सर्वे से संबंधित जो कि ये छूट गया था, इसलिए इसको हम यहाँ पर
आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर दिए। और दूसरा एक और सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है और कई बार बता भी चुके हैं, खतियान में देखिएगा लिखा हुआ रहता है क्रमिक खतियान, हिंदी में लिखा रहता है कंटिन्यूअस खतियान। इसकी भी बहुत रेलिवेंसी है, और इसको समझने के लिए जो प्रोसेस हमने बताया, वो प्रोसेस को अगर आप समझ गए तो उसका माने स्वयं समझ लीजिएगा। फिर भी बहुत लोगों को इसका अनुभव नहीं रहने के कारण और अंदाज नहीं मिलता, और कहीं पर बुक में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। इसलिए एक सतत प्रक्रिया जो अपनाई गई, एक्ट के बाद रूल्स बना, रूल्स के बाद टेक्निकल रूल्स बना, वो सब को मिला करके जिस प्रकार से स्टेज बाय स्टेज सर्वे की कार्रवाई चली, उसके आधार पर उसका नाम रखा गया क्रमिक खतियान। क्रम से क्रमिक माने सीरियली, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तब देखिए शुरू से चला, एक गांव आपको बता चुके रेवेन्यू विलेज, एक गांव का सर्वे हुआ तो गांव का नंबर पड़ गया, थाना नंबर हो गया। उसके बाद उस गांव के अंदर अगर 1000 फील्ड है, खेत है, प्लॉट है, तो उसका प्लॉटिंग हो गया, तो क्रम से 1 से लेके 1000 प्लॉट हो गया। उसके बाद बताए अल्फाबेटिकल रैयत का नाम आया, 100 रैयत मान लिया तो 100 रैयत का नाम आ गया, तो ऊ भी अ आ ई ऊ क ख ग घ से चलेगा। क्योंकि हिंदी में ही ज्यादा लोग काम करते थे, अंग्रेज लोग का शासन जरूर था, तो शासन व्यवस्था चलाने के लिए वो कुछ ऑफिस में अंग्रेजी का इस्तेमाल होता था, बाकी नीचे के लेवल में कर्मचारी लोग वही जो बोलचाल की भाषा थी हिंदी में इस्तेमाल होता था। कैथी भी इस्तेमाल होता था उस जमाने में। तो कैथी समझिए हिंदी का पार्ट है, स्क्रिप्ट अलग है, और हिंदी में और कैथी में दोनों में जो मिश्रित भाषा अरबी फारसी मिलके जिसको उर्दू कहते हैं, वो सब वर्ड इस्तेमाल होता था। इसलिए बहुत लोग उसका सवाल वर्ड का भी हमसे पूछ रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कई वर्ड आया है, उसमें लोग अपभ्रंश शब्द बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। तो हम एक क्लास उस पर ही लेंगे और उसमें डिटेल में 200-400 वर्ड होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड, जो सर्वे के समय के डॉक्यूमेंट में और उससे रिलेटेड है, उसके बारे में एक अलग लेक्चर में आप लोग को बताएंगे। लेकिन जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनसे मेरा ही अनुरोध है कि वो कहाँ पर पढ़े हैं, ताकि ज़्यादातर शब्द का वो सही सही हमारे समझ से नहीं लग रहा है, किस कंटेक्स्ट में पढ़ें या कौन डॉक्यूमेंट में पढ़ें। अगर उसके बारे में वो व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दें तो ज़्यादा अच्छा है, या अगर उनके पास वो डॉक्यूमेंट है जिसमें वैसा वर्ड लिखा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति ने हमसे कहा है नागिरदार, दूसरे व्यक्ति ने कहा है तरवीन। नागिरदार और तरवीन किस कंटेक्स्ट में उन्होंने देखा है ये उन्होंने नहीं लिखा, सिर्फ पूछा है माने। तो ऐसे रैंडम किसी वर्ड का आप पूछिएगा तो हम ना तो इंसाइक्लोपीडिया है और ना हम डिक्शनरी हैं, हमारा भी तो ज्ञान सीमित है, थोड़ा अनुभव के आधार पर जो ज्ञान अर्जित किए हैं और आप लोग के संपर्क में हैं और बराबर पठन पाठन का कार्यक्रम होता है, कोर्ट में भी काम करते रहते हैं तो पढ़ने का मौका मिलता है, पढ़ाते हैं तो भी पढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए थोड़ा सा अप टू डेट हमारा ज्ञान रहता है, या आप लोग से संवाद करके थोड़ा ज्ञान बढ़ते रहता है, तो इसलिए बहुत सा चीज़ का बता देते हैं। लेकिन ऐसे हम भी उर्दू के कभी स्टूडेंट नहीं रहे, फारसी के कभी स्टूडेंट नहीं रहे। इतना लंबा समय तक वकालत में रहने के कारण उर्दू का डॉक्यूमेंट देखते देखते, पढ़ते पढ़ते और लोगों से सुनते हुए, कुछ क्लाइंट से भी सुने, कुछ दूसरे वकील से सुने, कुछ जज से सुने, इस तरह से कुछ सीनियर वकील से सुने, विरोधी वकील से सुने, वो सब को पढ़ते समझते आत्मसात करते हुए एक अपना एक अनुभव के आधार पर एक हमारा अपना एक समझिए कि नॉलेज उस पर हो गया, जिससे लोग समझते हैं कि उर्दू भी जानते हैं। उर्दू हम स्क्रिप्ट लिख नहीं सकते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी में इस्तेमाल होने वाले हजारों वर्ड हैं, कितने हजार हैं, जो सबका हम लोग इस्तेमाल करते करते उसका इंटरप्रिटेशन जान गए, और जब जरूरत होता है तो उसको हम वेरीफाई भी करते हैं, डिक्शनरी में रखे हुए हैं। तो जो लोग ऐसा ऐसा उर्दू या फारसी का वर्ड है वो सही है कि नहीं, इसको तस्दीक करने के लिए हम एक सजेशन देते हैं। हम कोशिश करेंगे, जैसे 2 वर्ड हमसे पूछा गया, एक वर्ड है नागिरदार और दूसरा वर्ड है तरवीन। ये दोनों वर्ड का सही सही हमको नहीं लग रहा है कि ये सही वर्ड है, क्योंकि हमको अभी तक देखने का मौका नहीं मिला है। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि इसका सही क्या है।
जैसे बरबुर्दा के बारे में हम बताए, उसे इस पर भी हम बताएंगे। लेकिन जिन्होंने भी ये सवाल किया है नागिरदार और तरवीन, उनसे मेरा अनुरोध है कि उसका अगर कोई डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है तो डॉक्यूमेंट का जेरोक्स कॉपी साफ पढ़ने लायक स्कैन करके हमको व्हाट्सएप पर भेजें, या फोन से हमसे बात करके बताएं कि कहाँ पर लिखा हुआ है, क्या सेंटेंस में यूज हुआ है, तब बता सकते हैं अपने अनुभव से और कुछ अंदाज लगा करके। और नहीं तो फिर उस तरह के डिक्शनरी में देखा जा सकता है। और आप लोग को बताते हैं जहां आप जिस शहर में हैं वहां पर अगर कोई मदरसा है पुराना, या कोई पुराना स्कूल और कॉलेज या लाइब्रेरी है, तो वहाँ उर्दू की एक डिक्शनरी है, पुरानी डिक्शनरी, बहुत अच्छी डिक्शनरी मानी जाती है। उसका नाम है करीमुल लोगात। लोगात का माने डिक्शनरी होता है, शब्दकोश। करीमुल लोगात, तो बड़ी डिक्शनरी है, उसमें ज़्यादातर अरबी फारसी के वर्ड मिल जाते हैं। तो वैसा अगर आपके संपर्क में कोई लाइब्रेरी हो तो हम पता कीजिए करीमुल लोगात है कि नहीं, और करीमुल लोगात में वो वर्ड आप देखिए उसका क्या माने लिखा हुआ है। अगर आपको माने मिल जाता है सही सही, तो हमको भी फ़ोन करके या व्हाट्सएप से बता दीजिए, तो हम अपनी डिक्शनरी में भी जोड़ लेंगे, ये आपकी मेहरबानी होगी। लेकिन फिर भी हम अपने स्तर से उसका जवाब देंगे। और दूसरा एक वर्ड है जागीरदार। तो इस तरह से बहुत सारा वर्ड है। तो इसके बाद अगला लेक्चर में जो हम एक्ट के ऊपर जाने के पहले हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 200-300 वर्ड जो इम्पोर्टेंट है, सर्वे के समय ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ सब डॉक्यूमेंट में, उस सब का माने भी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को बता दें, ताकि उसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। तो ये दो चीज़ हम आप ही के सवाल के ऊपर छोड़ देते हैं, नागिरदार और तरवीन। तरवीन के अलावा और भी दो वर्ड होता है, तरमीम भी होता है और तरदीद भी होता है। तो ये सब एक बार सब बता देंगे, मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन अभी यही समझिए। अब क्रमिक पर इसको खत्म करके आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। तो क्रमिक का मतलब हुआ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हुआ क्रमानुसार, बड़े सीरियल नंबर से। तो सबसे पहले विलेज हुआ। अब एक जिला में 1000 विलेज है, तो विलेज का वही थाना नंबर 1, थाना नंबर 2, थाना नंबर 3, ऐसे चलते गया। तो वो भी क्रम में आपका हो गया थाना नंबर। अब उस विलेज के अंदर जब आइए तो विलेज के अंदर रैयत का हो गया नाम, तो क्रम अनुसार हो गया, अल्फाबेटिकल हिंदी अल्फाबेट के हिसाब से, तो वो भी क्रम बार हुआ। प्लॉट नंबर भी सीरियल हुआ, 1 2 3 4 हो गया। उसी तरह से खाता नंबर जो अलाउट हुआ, अ का जिसका नाम पड़ा उसका खाता नंबर है, तो खाता नंबर भी क्रम अनुसार हो गया, अल्फाबेटिकल नाम से वो अटैच हो गया। तो 100 रैयत का उदाहरण के तौर पर बताए थे, 100 रैयत का 100 खाता खुल गया। तो जो रैयत का खाता खुला उसको रैयती खाता बोलते हैं। जब इस 100 खाता समाप्त हो गया सभी रैयत का, उसके बाद उस गांव में भी जमीन और तरह तरह का है, जो पहले के लेक्चर में बता चुके हैं कि गर्मजुआ आम जमीन होता है, गर्मजुआ खास जमीन होता है, बकास जमीन होता है, गर्मजुआ मालिक जमीन होता है। तो तरह तरह का जमीन होता है। फिर गर्मजुआ आम में भी बहुत सा वेराइटी ऑफ लैंड है जो आम पब्लिक के यूज में है। तो वो सब के क्या होगा, तो उसके लिए प्रावधान था वही क्रमवार ढंग से कि जब रैयत का सब समाप्त हो जाएगा खाता, माने 100 रैयत का खाता अलाउट हो गया, 100 खाता, तो उसके बाद नेक्स्ट खाता नंबर होगा 101। वो 101 होगा उस जमींदार का खाता, और जमींदार के नाम में वो खाता खुलेगा। तो उस जमींदार का खाता में कौन कौन सा रहेगा, तो गैर मजरुआ मालिक, यानी कि मालिक लैंडलॉर्ड है तो लैंडलॉर्ड का जो मालिक का जमीन है वो गैर मजरुआ मालिक रहेगा, या गैर मजरुआ खास रहेगा, या बकास मालिक रहेगा। ये सब खाता 101 में रहेगा। उसके बाद क्या बच गया, तो उसके बाद बच गया गैर मजरुआ जो पब्लिक का लैंड है, तो उसके बाद 102 खाता नंबर होगा। तो हर गांव का जब सर्वे का रिकॉर्ड देखिएगा खतियान टोटल, तो जितना रैयत है, रैयत का समाप्त जब हो गया रैयती खाता, तो उसके बाद जमींदार का खाता नंबर आएगा, और उसके बाद आम जनता का खाता नंबर हुआ, जिसको गैर मजरूआ आम खाता बोलते हैं और उसको गैर मजरूआ माली खाता बोलते हैं। वहां जाके एंड हो जाता है। तो सर्वे के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त होने के बाद अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो वर्ड सब बहुत सारा यूज हुआ है उसके बारे में बताएंगे। जैसे खेवट लोग पूछते हैं, तेरीज लोग पूछते हैं, रजिस्टर डी क्या है, बहुत तरह तरह का है। तो वो सब शब्दों को हमारे दिमाग में है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे, तो एक लेक्चर उसी पर कर देने से आप लोग को आसानी होगी समझने में। तो आज का लेक्चर ये आपका
समझिए कि सर्वे के ऊपर शॉर्टकट में ये भाग 3 है और जनरल लेक्चर में आपका ये लेक्चर नंबर 18 है। तो सर्वे से संबंधित ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। उसके बाद अगला लेक्चर में वर्ड के बारे में बताएंगे, जो सब पूछते हैं। इस बीच में नागिरदार और तरवीन का आप लोग देख करके हमको बताइएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसके बारे में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली वो वर्ड करेक्टली स्पेल्ड या स्पोकन है या अपभ्रंश है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।